हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, कैसे हैं सभी विद्यार्थी? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी अभी तक भी मेंस की प्रिपरेशन के अंदर नहीं लगे हैं वो अपनी मेंस की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें, है ना। अदरवाइज एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद प्रीलिम्स का समय बहुत कम बचेगा और उतने कम समय के अंदर एक सिलेबस को थोड़ा सा अच्छी तरीके से रिवाइज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। तो मेरा आप सब लोगों को यही सजेशन है कि आप अभी से मेंस की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दें। जो सब्जेक्ट बिल्कुल भी आपने टच नहीं किए हैं या है ना, तो उन सब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि जो स्टूडेंट्स के लिए करंट अफेयर्स का डर रहता है मन में कि सर करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करें, कहाँ से प्रिपेयर करें। तो ऑनलाइन एग्रीकल्चर एफओ मींस करंट अफेयर और टेस्ट सीरीज का एक यानी कि कंबाइंड कोर्स लेकर के आए, क्योंकि लास्ट टाइम के अंदर अब इन्हीं दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। तो करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज का जो कोर्स है वो लेकर के आए। इसमें आप लोगों को पूरा का पूरा करंट अफेयर्स यानी कि पूरी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर स्कीम्स है, और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कुछ डेटा रिलेटेड चीज़ें हैं और कुछ नाबार्ड के नॉर्म्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको करवाई जाएगी। आरबीआई गाइडलाइंस हैं, आरबीआई पीएसएल है जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको क्या मिलने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिलेगी और फुल पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। एक ईयर का अनलिमिटेड एक्सेस आपके पास रहने वाला है और टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, ठीक है। और टेस्ट सीरीज के अंदर 30+ टेस्ट जो है वो अभी तक अपलोड हो चुके हैं। तो अब कुछ ही समय के अंदर यानी कि 1-2-4 दिन में आपके रिमेनिंग 10 डेज टेस्ट जो हैं वो और अपलोड हो जाएंगे। तो आप लोग फटाफट से एफओ मींस करंट अफेयर और टेस्ट सीरीज के कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। इसका प्राइस मात्र 499 है ना। 499 रुपये इसका मात्र प्राइस रखा गया है। आपको एक्सेस करना कैसे है? ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पर जाकर के आपको इनरोल करना है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एमएसपी फॉर 2023-24 पैडी क्रॉप। 2023-24 धान की फसल के लिए एमएसपी क्या है? 2023-24 के लिए धान की फसल के लिए एमएसपी जो है वो क्या रखा गया है? चलिए, ए नंबर ऑप्शन आपके पास है 2320 रुपये, बी नंबर ऑप्शन आपके पास है 2300 रुपये, सी नंबर ऑप्शन आपके पास है 3331 रुपये, डी नंबर ऑप्शन आपके पास है 3421 रुपये और ई नंबर ऑप्शन आपके पास है 2625 रुपये। तो आपको बताना है कि धान के लिए 2023-24 के लिए एमएसपी क्या डिसाइड है। चलिए बताइए फटाफट से, सब लोग आंसर देंगे। सभी विद्यार्थी आंसर देंगे फटाफट से, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, राइट आंसर बताइए फटाफट से। देखो, धान की फसल के लिए 23-24 के लिए एमएसपी पूछा गया है। 23-24 के लिए नॉर्मल धान की क्रॉप के लिए तो जो एमएसपी रखा गया है वो 2300 रुपए रखा गया। राइट आंसर तो क्या बनेगा? बी बनेगा। और लास्ट ईयर की अगर हम लोग बात करें तो एमएसपी कितना रखा गया था? 2183 रुपए रखा गया था, है ना। 22-23 के अंदर कितना था? 22-23 के अंदर 2183 रुपए था, जिसको बाद में बढ़ा करके 23-24 के अंदर 2300 रुपए कर दिया। लास्ट ईयर से कितना चेंज देखने को मिला है? तो 117 रुपए के समथिंग चेंज जो है वो आपको देखने को मिला है। अगर आपसे पूछ ले धान ग्रेड ए, धान ग्रेड ए का जो एमएसपी है, धान ग्रेड ए का जो एमएसपी है वो आपका कितना रखा गया है? वो 2320 रुपए रखा गया है। इसमें भी 117 रुपए का चेंज है। दोनों एमएसपी जो है वो 117 रुपए बढ़ाए गए हैं। तो अब की बार के लिए 2324 रुपए यार, पिछली बार जो है वो आपका
कितना रखा गया था भाई, 2203 रुपए। कितना रखा गया था, 2203 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट एमएसपी की अगर मैं बात करूं तो बाजरा का जैसे एमएसपी कितना है इस बार के लिए, 2625 रुपए एमएसपी जो है वो बाजरा की क्रॉप के लिए रखा गया है। मूंग के लिए बात करूं तो मूंग के लिए 8682 8682 है ना, 8682 एमएसपी रखा गया है मूंग के लिए। तो ये आप लोग ग्राउंड नट के लिए अगर बात करें तो 6783 रखा गया है। ग्राउंड नट क्रॉप के लिए अगर बात करें तो वो 6783। ठीक है, तो ये कुछ एमएसपी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। एमएसपी सबसे पहले, यानी कि एमएसपी थोड़ा सा बताऊं तो एमएसपी होता क्या है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, जो बिफोर सोविंग ऑफ क्रॉप जो है वो डिसाइड किया जाता है। जिसको डिसाइड कब किया जाता है, बिफोर सोविंग, यानी कि फसल बुआई के पहले ही एमएसपी को क्या कर दिया जाएगा, डिसाइड कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो एमएसपी के रिगार्डिंग, तो प्रेजेंट के अंदर कितनी कमोडिटी के लिए, 22 तो क्रॉप्स आप लोग जानते ही हैं। एक आप लोगों की कौन सी है, शुगर केन की क्रॉप। तो टोटल 23 क्रॉप के ऊपर एमएसपी जो है वो जारी करता है। एमएसपी जो है वो कितनी क्रॉप पे जारी होता है, 23 क्रॉप पे। ये यानी कि एमएसपी की रिकमेंडेशन, एमएसपी को रिकमेंड कौन करता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एमएसपी को रिकमेंड करने का काम कौन करता है, सीएसीपी करता है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, सीएसीपी जो है वो एमएसपी को रिकमेंड करने का काम करता है। जबकि अगर हम लोग बात करेंगे यानी कि एमएसपी के अनाउंसमेंट की, एमएसपी के अनाउंसमेंट की, तो एमएसपी के अनाउंसमेंट कौन करता है, ये करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये लो जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग इससे जुड़े हुए याद रख सकते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो बी नंबर ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट है, फॉरेस्ट रिपोर्ट फर्स्ट टाइम रिलीज्ड ऑन, वन रिपोर्ट पहली बार कब जारी की गई। पहली बार वन रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो कब जारी की गई थी। पहली बार वन रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो कब जारी की गई थी। ए नंबर ऑप्शन आपके पास है 1987 के अंदर, बी नंबर ऑप्शन है 1989 के अंदर, सी नंबर ऑप्शन है आपके पास 1991 के अंदर, डी नंबर ऑप्शन है 1995 के अंदर, ई नंबर ऑप्शन है 1997 के अंदर। तो पहली बार वन रिपोर्ट जो है वो जारी कब की गई थी, बताएंगे सबके सब आंसर देंगे इसका। बताइए भी फटाफट से आंसर देंगे सभी। वेरी गुड, बताइए। चलिए राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें डियर स्टूडेंट, तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा, देखो राइट आंसर तो इसका बनेगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि 1987। 1987 हर बार यानी कि 2 साल से फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की जाती है। फॉरेस्ट रिपोर्ट कितने टाइम बाद जारी की जाती है, फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी कितने टाइम बाद की जाती है, आफ्टर 2 ईयर, हर 2 साल बाद जो है वो इसको जारी किया जाता है। जारी करने का काम कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो है ये आपका रिलीज करने का काम करता है। और फर्स्ट टाइम जो रिलीज की गई थी वो 1987 के अंदर जो है वो रिलीज की गई थी। इसके अलावा अगर हम लोग अभी प्रेजेंट के अंदर कौन सी यानी कि रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, 2021 की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। कौन सी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, 2021 की। 2021 की जो ये रिपोर्ट है वो 17वीं रिपोर्ट है।
कौन सी रिपोर्ट है? 17वीं रिपोर्ट है। 2021 की जो रिपोर्ट है वो कौन सी रिपोर्ट है? 17वीं रिपोर्ट है। और प्रेजेंट में जो रिपोर्ट पढ़ी जा रही है वो 2021 की पढ़ी जा रही है, जिसमें डेटा कौन सा है? डेटा 2019-20 का है। डेटा की अगर हम लोग बात करें तो वो 2019-20 का इसमें डेटा है। और वर्ल्ड वाइड इंडिया की रैंकिंग की बात करें अगर हम लोग, एनुअल नेट गेन फॉरेस्ट एरिया के अंदर कितना गेन किया है इंडिया ने, तो उसमें इंडिया की पोजीशन क्या है? तो वो 3rd पोजीशन है ना। नेट गेन इन वर्ल्ड, है ना, नेट गेन फॉरेस्ट के अंदर, यानी कि टॉप 3rd रैंकिंग जो है, टॉप 3री रैंकिंग जो है वो इंडिया की है, कि इंडिया ने 3रा सबसे ज्यादा वनों को 2010 से लेकर के 2020 के अंदर क्या किया है? गेन किया है। तो एक चीज ये ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा और अगर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करेंगे तो इंडिया की रैंक वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया के अंदर, चलिए वो तो हम लोग आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। और टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है वो इंडिया का कितना है? 24.62 है। कितना एरिया है? 24.62% एरिया है। और जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग होना कितना चाहिए? 33 होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग होना कितना चाहिए भाई? 33% एरिया पर क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए। लेकिन वास्तव में 1 है कितने? 24.62% भूमि पर क्या है? 1 है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। चलिए, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन सब लोगों को? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, विच मैपिंग स्केल इज यूज्ड इन फॉरेस्ट सर्वे? वन सर्वेक्षण में किस मानचित्रण पैमाने का प्रयोग किया जाता है? देखो, आज के टाइम के अंदर जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है या फॉरेस्ट जो सर्वे होता है वो किसके बेस पे होता है भाई? उसमें किसकी सहायता ली जा रही है? उसमें हम लोग नैनो टेक्नो सॉरी अपन कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के माध्यम से क्या है, यानी कि सैटेलाइट की हेल्प से डेटा को कलेक्ट किया जाता है। तो जो सैटेलाइट्स हैं उसमें किस तरीके का जो मैपिंग स्केल है उसको यूज किया गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा मैपिंग स्केल है जो फॉरेस्ट सर्वे के अंदर यूज किया गया है मानचित्रण पैमाने में। एक ऑप्शन है 1:50,000, 3:75,000, 5:25,000, 10:65,000, 7:35,000। तो इनमें से कौन सा ऐसा यानी कि मैपिंग स्केल है जो आप लोग यूज करते हैं फॉरेस्ट सर्वे के अंदर? बताएंगे फटाफट से सब लोग आंसर। बताइए फटाफट से, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए भाई। चलिए, राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या बनेगा? 1:50,000, है ना। कौन सा फॉरेस्ट जो मैपिंग स्केल है, कौन सा जो मैपिंग स्केल है उसका यूज किया जाएगा? कौन सा मैपिंग स्केल है जिसका यूज किया जाएगा भाई? तो वो है 1:50,000। कौन सा है? 1:50,000 मैपिंग स्केल है जिसका फॉरेस्ट सर्वे के अंदर यूज किया गया। चलिए, नेक्स्ट आता है, व्हाट इज इंडिया रैंक फर्स्ट इन वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया? विश्व वन क्षेत्र में भारत का स्थान क्या है? भाई, टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है, वर्ल्ड के अंदर फॉरेस्ट एरिया है, उसमें भारत की पोजीशन क्या है? तो वो आपको बतानी है। विश्व वन क्षेत्र में भारत का स्थान क्या है, कि इंडिया कौन सी पोजीशन पर जो है वो स्टैंड करता है? ए नंबर ऑप्शन 10th पोजीशन, बी नंबर 8th पोजीशन, 4th पोजीशन, 3rd पोजीशन और 2nd पोजीशन। चलिए बता दीजिए फटाफट से आंसर, इंडिया कहां पर स्टैंड करता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया के अंदर इंडिया की रैंक क्या है? इसके साथ साथ आप लोग बता सकते हैं कि इंडिया वर्ल्ड का जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें इंडिया की फॉरेस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितने % कंट्रीब्यूशन है, ये भी आप लोग बता सकते हो। इसके साथ ही लिख के आंसर दे देना। कि व्हाट इज इंडिया रैंक इन वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया?
चलिए भाई, इंडिया रैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडिया रैंक की अगर हम लोग बात करें तो वो आपका आ जाता है, कौन सी पोजीशन है भाई, स्थान क्या है, तो वो है 10th पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है, 10th पोजीशन है। यानी कि राइट आंसर जो बनेगा वो कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है। राइट आंसर क्या बनेगा, ए नंबर ऑप्शन है, 10th पोजीशन है। दूसरा मैंने आपसे पूछा था कि टोटल फॉरेस्ट एरिया का, यानी कि वर्ल्ड के अंदर जो फॉरेस्ट है उसके अंदर इंडिया के फॉरेस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो वो 2% है। वर्ल्ड के फॉरेस्ट के अंदर इंडिया फॉरेस्ट का कंट्रीब्यूशन, वर्ल्ड फॉरेस्ट में इंडिया फॉरेस्ट का कंट्रीब्यूशन, इंडिया फॉरेस्ट का कंट्रीब्यूशन इंडिया फॉरेस्ट का कंट्रीब्यूशन कितने हैं, 2% है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो भाई, और टोटल एरिया तो बता ही दिया था, इंडिया में कितने परसेंट है, 24.62%। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंडिंग, डेयरिंग एंड फिशरी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है केंद्र सरकार के अंदर, यानी कि केंद्रीय, या सेंटर लिख लेना भाई, केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री जो है वो कौन है। यानी कि हु इज द सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंडिंग, डेयरिंग एंड फिशरीज। ए नंबर ऑप्शन है आपके पास भूपेंद्र यादव, बी नंबर ऑप्शन है चिराग पासवान, सी नंबर ऑप्शन है जेपी नड्डा, डी नंबर ऑप्शन है सी आर पाटिल, और ई नंबर ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज। हु इज द मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंडिंग, डेयरिंग एंड फिशरीज, कौन है भाई, बताइए फटाफट से, किसी का भी गलत नहीं होगा। चलिए मंत्री की बात करते हैं, केंद्रीय पशुपालन। देखो केंद्रीय पशुपालन अगर हम लोग मंत्री की बात करें तो वो है राजीव राजन। कौन है भाई, राजीव राजन जो है वो मंत्री हैं। ठीक है, राजीव राजन, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन का राइट आंसर क्या बनेगा, नन ऑफ दीज बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा, नन ऑफ दीज बनेगा। अब अपन थोड़ा सा मिनिस्ट्री के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। भूपेंद्र यादव जो मंत्री हैं वो किससे संबंधित हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, है ना, एंड क्लाइमेट चेंज, ये मंत्री हैं आपके कौन, भूपेंद्र यादव। सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है चिराग पासवान। चिराग पासवान मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, है ना, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग के मंत्री हैं कौन भाई, चिराग पासवान। चिराग पासवान जो है वो मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जेपी नड्डा, तो मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, हम तो एग्रीकल्चर के हिसाब से बात कर रहे हैं। केमिकल एंड फर्टिलाइजर के जो मंत्री हैं वो कौन है, जेपी नड्डा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सी आर पाटिल। कौन सा आता है, सी आर पाटिल। सी आर पाटिल की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। जल शक्ति मंत्री जो है वो कौन है, ये ऑप्शन के अंदर आपको गजेंद्र सिंह शेखावत भी मिलेगा, लेकिन वो प्रीवियस गवर्नमेंट के अंदर थे। अभी प्रेजेंट के अंदर अगर जो गवर्नमेंट है
उसमें अगर हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का बात करें तो वो सी आर पाटिल है। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़े इनसे जुड़े हुए मंत्री याद रख सकते हो। और सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर तो आप लोगों को पता ही है भाई। तो इसका राइट आंसर ई नंबर बनेगा, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री सॉरी जो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री डेयरिंग और फिशरी के जो मंत्री हैं वो राजीव राजन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड, विश्व में जैविक कृषि भूमि में भारत का स्थान क्या है? यानी कि इंडिया की रैंक क्या है वर्ल्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड के अंदर, है ना। तो ए नंबर ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया की रैंक कौन सी है? सेकंड। बी नंबर ऑप्शन है थर्ड। सी नंबर ऑप्शन फोर्थ। डी नंबर फर्स्ट। ई नंबर है फिफ्थ रैंकिंग। तो इंडिया रैंक इन वर्ल्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड, कौन सी रैंक है इंडिया की? बताइए, आंसर दे दीजिए। चलिए भाई, राइट आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे, जैविक कृषि भूमि के अंदर इंडिया की रैंक की अगर हम लोग बात करें, इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड, तो इंडिया की रैंक आती है आपके सेकंड पोजीशन। कौन सी आती है? इंडिया टोटल वर्ल्ड के अंदर एग्रीकल्चर लैंड के अंदर जो है वो सेकंड पोजीशन पे स्टैंड करता है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ जाता है भाई? ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। तो भाई सेकंड पोजीशन पर आपका कौन आ जाता है? सेकंड पोजीशन पर आ जाता है डियर स्टूडेंट्स आपका इंडिया। ठीक है, इसके अलावा अगर इंडिया के रैंक टोटल प्रोडक्शन के बात करें, यानी कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर में बात करें, ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर में अगर इंडिया की रैंक की बात करें तो वो कौन सी होगी? ये भी बता दीजिए भाई फटाफट से। ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर के अंदर इंडिया की रैंक जो है वो क्या होगी? बताओ फटाफट से। चलिए देखो, अगर हम लोग बात करें विश्व जैविक कृषि भूमि में भारत का स्थान, तो वो सेकंड है। ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर में इंडिया की रैंक है फर्स्ट। कौन सी रैंक है? फर्स्ट रैंक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़े। टोटल ऑर्गेनिक कमोडिटी में सबसे ज्यादा कौन सी प्रोड्यूस होती है? तो आप लोग लिख सकते हैं फाइबर क्रॉप। कौन सी है? फाइबर क्रॉप। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कमोडिटी कौन सी है? फाइबर क्रॉप्स है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक स्टेट, निम्न में से कौन सा जैविक राज्य है? जैविक राज्य का दर्जा जो है वो किसे मिला हुआ है? जैविक राज्य कौन कौन से हैं तो वो आपको बताना है। ए नंबर ऑप्शन आपके पास सिक्किम है। बी नंबर ऑप्शन आपके पास मेघालय है। सी नंबर ऑप्शन आपके पास राजस्थान है। डी नंबर ऑप्शन आपके पास एमपी है। और ई नंबर ऑप्शन है ए एंड बी बोथ। कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक स्टेट, निम्न में से कौन सा जैविक राज्य है? जैविक राज्य का दर्जा किन्हें मिला हुआ है? चलिए बताइए फटाफट से। चलिए राइट आंसर बता दीजिए फटाफट से जितने विद्यार्थी लाइव हैं। चलिए राइट आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो जैविक राज्य देखो सिक्किम और मेघालय दोनों को ही मिला हुआ है। सिक्किम और मेघालय दोनों को ही मिला हुआ है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ई नंबर ऑप्शन बनेगा। ई नंबर ऑप्शन बनेगा। अगर इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें पर कैपिटा ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो है वो सबसे ज्यादा कौन कंजप्शन करता है? कंजप्शन की अगर बात करें वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट पर कैपिटा कंजप्शन, तो वो भाई स्विट्जरलैंड का है। एक चीज और ध्यान रख लेना,
वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट कंजप्शन वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट कंजप्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट कंजप्शन जो है वो आपका किसका है? हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस पर कैपिटा तो वो आपका स्विट्जरलैंड है। वो आपका क्या है? स्विट्जरलैंड है। ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। व्हाट इज द पार्टिकल साइज ऑफ नैनो यूरिया? नैनो यूरिया का जो पार्टिकल साइज है वो क्या है? नैनो यूरिया जो है उसका पार्टिकल साइज क्या है? ए नंबर ऑप्शन है 20 से 50 नैनोमीटर, बी नंबर ऑप्शन है 50 से 70 नैनोमीटर, सी नंबर ऑप्शन है 4 से 10 नैनोमीटर, डी नंबर ऑप्शन है 10 से 15 नैनोमीटर और ई नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज, है ना। व्हाट इज द पार्टिकल साइज ऑफ नैनो यूरिया? नैनो यूरिया का पार्टिकल साइज क्या है? नैनो यूरिया का पार्टिकल साइज क्या है? बताइए फटाफट से, गलत नहीं होना चाहिए। देखिए अगर हम लोग नैनो यूरिया के पार्टिकल साइज की बात करें तो वो है 20 से लेकर के 50 नैनोमीटर। कितना है? 20 से लेकर के 50 नैनोमीटर। और ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है, यानी कि 20 से 50 नैनोमीटर। भाई इतना छोटा पार्टिकल साइज क्यों? भाई जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा उतना ज्यादा क्या है, उसके यूज एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी। अगर हम लोग नैनो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की बात करें, नैनो यूरिया के अंदर अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें तो वो कितनी होती है? 4% होती है। नैनो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन प्रतिशतता की बात करें तो वो कितनी है? 4%, यानी कि 40,000 पीपीएम के बराबर है। कितने के बराबर है? 40,000 पीपीएम के बराबर है। नैनो यूरिया का पार्टिकल साइज कम होने के कारण, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण, इसकी यूज इफिशियंसी क्या है? ज्यादा है। इसी के कारण नैनो यूरिया आज के टाइम में ज्यादा यानी कि सक्सेस हुआ है। तो नैनो यूरिया को डेवलप करने का काम किसने किया था? तो नैनो यूरिया को डेवलप करने का काम किया था जो आपकी है सोसाइटी है इफ्को। इफ्को ने जो है वो नैनो यूरिया को डेवलप करने का काम किया था। साइज है 20 से 50 नैनोमीटर। नेक्स्ट आता है व्हेन वाज लॉन्च्ड पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना जो है वो आपकी कब शुरू की गई थी? ए नंबर ऑप्शन आपके पास है 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। बी नंबर ऑप्शन है 1 दिसंबर 2018 को शुरू की गई थी। सी नंबर ऑप्शन है 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी और डी नंबर ऑप्शन है 5 जुलाई 2019 को और ई नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो पीएम किसान जो योजना है वो आपकी कब शुरू की गई थी? बताएंगे सभी राइट आंसर फटाफट से, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। राइट आंसर दीजिए भाई। पीएम किसान को कब शुरू किया गया था? चलिए राइट आंसर की बात करेंगे। देखो पीएम किसान फुल फॉर्म क्या है इसकी? पीएम किसान की पहले तो यही समझ लो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना की बात करें तो इस योजना को अप्रूव कब किया गया था?
वो तो किया गया था 1 दिसंबर 2018 को। इस योजना को पीएम किसान अप्रूव कब हुई थी? पीएम किसान को अप्रूव कब किया गया था? वो किया गया था 1 दिसंबर 2018 को। बी नंबर ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो वो आपको ध्यान रखना है कि पीएम किसान जो योजना है, दूसरा ऑप्शन आपके पास था 24 फरवरी 2019। इसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो उसको लॉन्च किया गया था। तो लॉन्च डेट ही आपको ज्यादातर पूछी जाती है। तो लॉन्च किया गया था 24 फरवरी 2019 को। ये भाई पीएम किसान योजना क्या है? किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए, उनमें थोड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए और उनकी इनकम बढ़े, इसके लिए क्या है, केंद्र सरकार द्वारा यानी कि थोड़ी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। वो कितना करवाया जाता है पीएम किसान योजना के अंदर? 6,000 रुपए की राशि जो है वो उपलब्ध करवाई जाती है 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर मिलता किनको है? जो किसान है जमीन वाले, जमीनी किसान है, उन सबको मिलता है। जिनके पास जमीन है उन सबको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट जो है वो मिलता है। अब देखो, वो फार्मर जिनके पास जमीन नहीं है उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक जो टैक्स पेयर है, टैक्स पे करते हैं, उनको भी नहीं फायदा मिलेगा। या जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर है, किसी संवैधानिक पद के ऊपर कार्य कर रहे हैं, तो उनको भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो इसके पास, जिनके पास जमीन नहीं है यानी कि लैंडलेस है, उनको भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो फायदा मिलेगा किनको? जो यानी कि फार्मर फैमिली जिनके पास जमीन है। तो किसान तो वो भी होते हैं जिनके पास जमीन नहीं होती, वो लीज पर लेके खेती करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं, जमीन होना जरूरी है। ये पैसा दिया किसके लिए जाता है कि किसान छोटे लेवल पर उसको जो इनपुट सीड फर्टिलाइजर वगैरह जो खरीदना है उसको खरीद पाए, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो, बेहतर हो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर अभी तक की अगर हम लोग बात करें तो 18 किस्त जो है वो जारी कर दी जा चुकी है। कितनी किस्त जारी कर दी जा चुकी है? 18 किस्त जो है वो जारी कर दी है। इस योजना को लॉन्च कहां से किया गया था? तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, गोरखपुर यूपी से जो है वो इसको लॉन्च किया गया था, गोरखपुर यूपी से। सबसे ज्यादा अगर बेनिफिट्स की बात करेंगे तो पीएम किसान का सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो कहां के लोग उठा रहे हैं? पीएम किसान का सर्वाधिक बेनिफिट उठा रहे हैं यूपी के किसान। कहां के किसान? यूपी के किसान जो है वो सर्वाधिक बेनिफिट पीएम किसान योजना का ले रहे हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसका राइट आंसर तो हमारा क्या बनेगा? बी नंबर ऑप्शन जो है वो बनेगा। क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट किसी का यहां तक? बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द बजट आउटले फॉर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। यानी कि जो बजट आउटले है 2025 के लिए, 24-25 के लिए पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए, वो कितना है? ए नंबर ऑप्शन है 9339 करोड़ रुपए। बी नंबर ऑप्शन आपके पास है 9,000 करोड़ रुपए। सी नंबर ऑप्शन आपके पास है 6,000 करोड़ रुपए। डी नंबर ऑप्शन आपके पास है 1,100 करोड़ रुपए। ई नंबर ऑप्शन आपके पास है 7447 करोड़ रुपए। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए बजट परिव्यय जो है वो क्या रखा गया है? बताइए फटाफट से, राइट आंसर देंगे सभी विद्यार्थी। बताइए भाई। चलिए राइट आंसर की बात करते हैं भाई।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए बजट परिव्यय जो है वो कितना है? तो वो है आप लोगों का यानी कि 9339 रुपए। कितना है? 9339 रुपए। 9339 करोड़ रुपए जो बजट है वो इसके लिए रखा गया है, 9339 रुपए। ठीक है, इस साल के लिए 2024-25 के लिए, 2024-25 के लिए। और अगर हम लोग बात करें प्रीवियस सेशन के लिए कि प्रीवियस सेशन में बजट जो है वो कितना रखा गया था, तो वो डियर स्टूडेंट 7031 करोड़ रुपए था, यानी कि 23-24 के लिए, 2023-24 के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बजट कितना रखा गया था? 7031 करोड़ रुपए। और प्रेजेंट की बात करें तो वो कितना रखा गया है? 9339 करोड़ रुपए रखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बताएंगे, ई नाम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? ई नाम जो है यानी कि ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नाम से क्या बनता है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इस योजना को जो है वो कब लॉन्च किया गया था? ए नंबर ऑप्शन 2020 में, बी नंबर ऑप्शन 2012 में, सी नंबर ऑप्शन 2016 में, डी नंबर ऑप्शन 13 में, ई नंबर ऑप्शन 11 में। 2020, 2012, 2016, 2013 और 2011 बताएंगे फटाफट से। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए ये वाला क्वेश्चन, सब लोग आंसर देंगे। ई नाम को कब लॉन्च किया गया था? राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा? 2016। राइट आंसर क्या बनेगा? 2016, यानी कि 14 अप्रैल 2016 को नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है इसको लॉन्च किया गया था। और इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि इसको अप्रूव कब किया गया था, तो वो है 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को जो है वो इसको लॉन्च किया गया था। ये क्या है? पैन इंडिया एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जिसके ऊपर क्या होती है? कमोडिटी की बाइंग होती है, कमोडिटी की सेलिंग की जाती है। तो ये क्या है? एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है। कौन सा? ई नाम। ठीक है, तो ई नाम फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। इसको यानी कि लॉन्च अप्रूव कब किया गया था? अप्रूव्ड की बात करें तो वो 1 जुलाई 2015 को अप्रूव किया गया था। लॉन्च की बात करें तो लॉन्च कब किया गया था? 14 अप्रैल 2016 को जो है वो इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बाकी जब योजना से संबंधित और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे तब बात करेंगे कितनी ट्रेडेबल कमोडिटी है, कितनी लैंग्वेजेज के अंदर यानी कि एप्लीकेशन पर है, वेबसाइट पे है, टोटल मंडियां कितनी हैं, कितने राज्यों के अंदर है। वैसे तो आप लोग याद रख सकते हो टोटल मंडियां जो है वो 1389 के लगभग जो है वो है। और टोटल लैंग्वेजेज जो है वो 13 ही एप्लीकेशन पर, 13 ही पोर्टल के ऊपर है। 221 के लमसम जो है वो ट्रेडेबल कमोडिटीज है ना। तो ये कुछ बातें अपन और आगे इनाम से संबंधित जो है वो चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर्स फॉर सेलिंग देयर प्रोड्यूस एंड गेटिंग फेयर प्राइस। किसानों को अपनी उपज बेचने और उचित मूल्य पाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल कौन सा है ना। किसानों को अपनी उपज बेचने और उचित मूल्य पाने के लिए, यानी कि किसान अपना प्रोड्यूस सेल कर पाए और उसको सही से रेट मिल पाए, है ना, तो उसके लिए ट्रेडिंग पोर्टल जो है वो आपका कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन है ई नाम है, बी नंबर ऑप्शन ई चौपाल है, सी नंबर ऑप्शन ट्रेड है, डी नंबर ऑप्शन एपीएमसी है, ई नंबर ऑप्शन कौन सा है? नन ऑफ दीज है। किसानों को अपनी उपज बेचने और उचित मूल्य पाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल कौन सा बनाया गया है?
चलिए बताओ भाई। चलिए राइट आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो राइट आंसर क्या बनेगा? ई नाम। ई नाम की टैगलाइन क्या है भाई? उत्तम फसल उत्तम इनाम। उत्तम फसल उत्तम इनाम जो है वो इसकी टैगलाइन रखी गई है। वैसे इसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है? वन नेशन वन मार्केट। वन नेशन वन मार्केट। वन नेशन वन मार्केट। और इसकी जो टैगलाइन रखी गई है वो कौन सी है? उत्तम फसल उत्तम इनाम जो है वो इसकी टैगलाइन रखी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एम्पीडा? एम्पीडा का फंक्शन क्या है? ए नंबर ऑप्शन मार्केट को प्रमोशन है, बी नंबर ऑप्शन क्वालिटी कंट्रोल है, सी नंबर प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, डी नंबर वैल्यू एडिशन है और ई नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। एम्पेडा का फंक्शन क्या है? एम्पेडा का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एम्पेडा? चलिए बताएंगे सब लोग आंसर। एम्पेडा की बात करें तो एम्पेडा की फुल फॉर्म है मेराइन प्रोसेस्ड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एम्पेडा की फुल फॉर्म क्या है? मेराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये एम्पेडा बना कब था? 1972 के अंदर। कब बना था? 1972 के अंदर बना था। और ये काम क्या करता है? मार्केट प्रमोशन का काम है इसका, क्वालिटी कंट्रोल को लेकर के, क्वालिटी कंट्रोल पे काम करता है, प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके साथ साथ वैल्यू एडिशन। ये सारे के सारे फंक्शन जो है वो एम्पेडा के रहते हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ई नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। क्लियर है कि एम्पेडा के फंक्शन क्या है? मार्केट प्रमोशन करना, क्वालिटी कंट्रोल पे काम करना और प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे और वैल्यू एडिशन पे। तो आंसर बनेगा ई नंबर, एम्पेडा के फंक्शन। एम्पेडा खुद कब बना था? 1972 के अंदर। ठीक है जी, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए इसी के साथ अपन आज के सेशन को कवर करेंगे। बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहां तक सब लोगों को? कोई डाउट किसी का? चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज का जो कॉम्बो है ये आपका 499 का है। जो विद्यार्थी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लगा करके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो इस कोर्स के अंदर इनरोल हो सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जा करके आप लोग इनरोल कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी दिए गए नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।